आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू और डीसीयू के मोस्ट इविल विलन्स के बारे में। और ये टॉपिक खास करके मेरे दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि मुझे विलन्स काफी ज्यादा पसंद है। पर जो विलन्स हमें मूवीज में दिखाए जाते हैं वो प्योर इविल नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स विलन दिखाते वक्त हमें उनकी बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है, जिससे कि ऑडियंस को पता चलता है कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर आखिर विलन बना तो बना क्यों। और यही चीज उन्हें स्पेशल बनाती है, क्योंकि ऐसे जो विलन्स होते हैं उनका मोटिव तो अच्छा होता है, लेकिन इनका चूज किया गया रास्ता गलत होने की वजह से हीरोज को इन्हें रोकना पड़ता है। जैसे कि थैनोस, जो यूनिवर्स के इकोसिस्टम को रिस्टोर करना चाहता था, किलमॉन्गर, जो रेसिज्म और कॉलोनाइजेशन को मिटाना चाहता था, और मैग्नेटो, जो म्यूटेंट्स पर हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहता था। लेकिन कई बार ऐसे भी विलन्स होते हैं जिनका मोटिव भी गलत होता है और उनका चूज किया गया रास्ता भी वो जस्ट कम्प्लीटली इविल होते हैं। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही मोस्ट इविल विलन्स के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पर है अल्ट्रॉन। अब अल्ट्रॉन भले ही हम ह्यूमन जैसे छोटे से बड़ा नहीं हुआ हो, लेकिन वो पैदाइशी ही इविल था। अब ये मे भी उसके प्रोग्रामिंग की वजह से भी हो सकता है, जो स्ट्रांगली टोनी स्टार्क के पर्सोना के ऊपर बेस्ड थी, पर वो अल्ट्रॉन ही था जिसने ये सारी चॉइसेस करी। अब जब अल्ट्रॉन पैदा हुआ था तब उसने सबसे पहले इंटरनेट की मदद से अपने क्रिएटर इंसानी के द्वारा किए गए काउंटलेस बुरे कामों को जाना, जिसके बाद अर्थ के इस हालत का जिम्मेदार अल्ट्रॉन एवेंजर्स और बाद में पूरे ह्यूमैनिटी को मानता है, और वो लिटरली इंसानों के साथ सभी लाइफ फॉर्म को मिटाने के एक मिशन पर चला जाता है। अब इस प्रोसेस में वो बार बार खुद को अपग्रेड भी करता है ताकि वो इतना इवॉल्व हो सके जितना कोई ह्यूमन इवॉल्व नहीं हो पाया होगा। अब अल्ट्रॉन एवेंजर्स, जो कि अर्थ के डिफेंडर्स होते हैं, उन्हें रोकने की सारी कोशिश करता है। वो क्विकसिल्वर और वांडा को भी अपने साथ मिला लेता है। वो अपने खुद की एक आर्मी तक बना लेता है एंड सोकोवियो की मदद से अर्थ को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय ही करने जाता है। अल्ट्रॉन खुद के लिए एक वाइब्रेनियम बॉडी भी बना लेता है ताकि वो अपने मोस्ट इवल फॉर्म में चला जाए, पर एवेंजर्स उसे सही समय पर रोक लेते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन अगर एवेंजर्स उसे रोक नहीं पाते तो क्या होता, वो सब हमने व्हाट इफ के एपिसोड 8 में तो देखा ही है। नंबर 9 पर है रेड स्कल। अब रेड स्कल उस एरा में पैदा हुआ था जब पूरी दुनिया ही इविलनेस से भरी थी, जिसकी वजह से रेड स्कल भी ऐसे ही एनवायरनमेंट में बड़ा होता है। रेड स्कल इविल होने के साथ साथ बड़ा ही इंटेलिजेंट भी होता है। वो सब कुछ देख लेता है जो कोई नॉर्मल ह्यूमन देख नहीं पाता। वो नॉर्थ माइथोलॉजी के मिथ के पीछे के साइंस को भी देख लेता है और उनकी खोज में चला जाता है। रेड स्कल अपनी लाइफ टाइम में बहुत से बुरे काम भी करता है और अपने इन्हीं बुरे कामों को पूरा करने के लिए वो नाजी जर्मनी का पार्ट भी बनता है। यहाँ तक कि वो हिटलर को, जिससे सारी दुनिया डरती थी, उसे भी जस्ट अपने प्लान को पूरा करने के लिए यूज करता है। ऊपर से वो हिटलर को मारने का प्लान भी बनाता है। रेड स्कल इतना बुरा था कि वो अर्थ पर राज करना चाहता था एंड इसके लिए उसे एक आर्मी की जरूरत थी, जिसे वो हाइड्रा के नाम से फॉर्म करता है। अब नंबर 8 पर है अगाथा हार्कनेस। अगाथा हार्कनेस अपनी माँ और बहनों की तरह एक मैजिक यूजर होती है, लेकिन वो उनमें से सबसे विकेट होती है। उसे ताकत की इतनी भूख होती है कि वो उसके लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकती है। वो अपने इन्हीं मैजिकल पावर्स को बढ़ाने के लिए एक विच बन जाती है और डार्क मैजिक को प्रैक्टिस करती है। लेकिन जब बाकी के मैजिक यूजर्स को उसके बारे में पता चलता है तो वो उसे विच ट्रायल्स में भेजते हैं, लेकिन अगाथा अपने इन्हीं ट्रायल्स में विच होने से इनकार करती है। बट एज वहाँ सबको पता था कि ये विच है, तो वो उसे अपनी एनर्जी बीम से मारने की कोशिश करते हैं। बट अगाथा हार्कनेस डार्क मैजिक यूजर होने की वजह से सभी के साथ अपनी माँ की भी पावर्स को एब्जॉर्ब करके उन्हें मार देती है बिना कोई सेकंड थॉट के। एंड जब 300 सालों बाद उसे वांडा के हेक्स मैजिक का प्रेजेंस फील होता है तो वो उसकी भी मैजिक को छीनने पहुंच जाती है एंड ऑलमोस्ट उसकी मैजिक पावर्स को छीन भी लेती है, पर वांडा इवेंचुअली उसे रूइंस की मदद से हरा देती है। नंबर 7 पर है कार्नेज। अब कार्नेज सभी सिम्बियोट्स में सबसे डेंजरस, टेरिफाइंग और इविल सिम्बियोट है एंड इसका मेन रीजन है उसका होस्ट। कार्नेज अपने होस्ट की वजह से ही एक करप्टेड इविल सिम्बियोट बनता है, क्योंकि उसका जो होस्ट होता है क्लीटस कैसिडी, वो एक सीरियल किलर होता है एंड सीरियल किलर्स कितने टेरिफाइंग और इविल होते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। कार्नेज किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, ऊपर से ये उसके नेचर में है। अब मैं यहाँ कार्नेज की ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि क्या पता बोलते बोलते मेरे मुंह से स्पॉइलर निकल जाए, इसलिए इसमें मैंने इतना ही बोला है जितना कि ट्रेलर की क्लिप से दिखाया जा सके। लेकिन इतना समझ लो कि कार्नेज बहुत ही ज्यादा इविल है।
अब नंबर 6 पर है ईगो। ईगो द लिविंग प्लेनेट एक सेलेस्टियल है जिसका क्रिएशन किसने किया वो उसे भी नहीं पता। वो बस इतना जानता है कि वो सबसे पहले एक माइंड के फॉर्म में अपीयर हुआ था, जिसके बाद उसने अपने आप को एक प्लेनेट के फॉर्म में बनाया। ईगो बुरा तो है ही, साथ ही साथ वो बदतर भी है, क्योंकि उसने ना जाने अभी तक कितने लोगों को मारा है, ना जाने कितनी स्पीशीज को अपना शिकार बनाया है, एंड ना जाने कितने प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्लान को पूरा करने के लिए। वो बेसिकली अपने सीड्स के मदद से एंटायर यूनिवर्स को रीमेक करना चाहता था, ताकि वो अपने आप को पूरे यूनिवर्स में एक्सपांड कर सके। ईगो सभी सेलेस्टियल्स में सबसे रूथलेस सेलेस्टियल है, क्योंकि उसे किसी की परवाह नहीं होती, यहाँ तक कि उसे खुद के बेटे की भी परवाह नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि हर एक प्लेनेट पे उसका एक बेटा या बेटी होती है, लेकिन वो उनकी भी परवाह नहीं करता। अब नंबर 5 पर है मेलिकिथ। मेलिकिथ एक डार्क एल्फ होने के साथ साथ उनका लीडर भी है, एंड वो बहुत ही ज्यादा क्रूएल है। ऊपर से वो उन डार्क एल्फ्स को कंट्रोल करता है जो यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस से पहले एग्जिस्ट करते थे। मेलिकिथ को डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा पसंद है कि वो हर बार वॉर करने के कोई ना कोई तरीके ढूंढ निकालता है, कभी एसगार्डियंस के साथ तो कभी बाकी के रैम्स के साथ, ताकि वो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके उसमें डार्कनेस को फिर से ले आए। एंड इसके लिए वो एक इन्फिनिटी स्टोन ईथर उसकी भी मदद लेता है। पर जैसे हर स्टोरी में किसी न किसी विलन को रोकने के लिए एक हीरो आ जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी एसगार्डियन राजा बोर मेलिकिथ को ईथर से सेपरेट कर देता है एंड उसे हरा देता है। पर जब कई सालों के बाद जेन फॉस्टर को ईथर पोजेस कर लेता है, तो उसकी वजह से मेलिकिथ फिर से जाग जाता है एंड एसगार्ड पर हमला कर देता है, जिसमें गॉड मदर फ्रेगा भी मारी जाती है। वो लेटर ऑन अर्थ और बाकी रैम्स को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़ता है, बट इवेंचुअली थॉर उसे रोक लेता है। अब नंबर 4 पर है एरीज। एरीज वंडर वुमन का मेन विलन था, क्योंकि ये मूवी वॉर के ऊपर बेस्ड थी और एरीज को गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है। अब एरीज को गॉड ऑफ वॉर इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वो सभी वॉर जीतता है, नहीं, उसे गॉड ऑफ वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लोगों के बीच वॉर करवा देता है। एरीज बेसिकली इंसानों के हेट्रेड का यूज करके उन्हें उनके खिलाफ ही खड़ा कर देता है, एज उसे इन सारी चीजों में मजा आता है। एरीज को गॉड ऑफ इविल भी कहा जाता है, क्योंकि एरीज ह्यूमन से इतनी ज्यादा नफरत करता है कि उसने ह्यूमंस को करप्ट करना शुरू कर दिया था। उसने ह्यूमंस को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया, लेकिन जब दूसरे गॉड्स ने एरीज को रोकने की कोशिश करी तो उसने उन्हें भी मार दिया, इंक्लूडिंग ज़्यूस, जो उसके द्वारा किए गए वुंड की वजह से मारा जाता है। लेकिन ज़्यूस मरने से पहले एरीज को रोकने के लिए वंडर वुमन को क्रिएट करता है, इस होप में कि अगर सपोज एरीज कभी लौट कर वापस आता भी है तो उसे वंडर वुमन खत्म कर सकते हैं। अब नंबर 3 पर है डोरमामू। डोरमामू एक ऐसा बीइंग है जिसे वायलेंस, किलिंग, पेन और लगभग वो सारी चीजें पसंद है जो बुरी हो। डोरमामू मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के डार्क डायमेंशन में रहता है एंड ये अपने डायमेंशन को दूसरे यूनिवर्सेस और प्लैनेट्स के साथ मर्ज करके उन्हें एक्सपांड करना चाहता है। बेसिकली ये अपने डायमेंशन को पूरे मल्टीवर्स में स्प्रेड करना चाहता है एंड इसके लिए वो पर्टिकुलरली काइसिलियस जैसे लोगों को यूज करता है एंड उन्हें बुरे काम करने के लिए मैनिपुलेट करता है। वो उन्हें पीस, प्रॉस्पेरिटी और पावर देने का ऑफर करता है, जिससे कि वो लोग उसकी बातों में आ जाते हैं एंड उसके लिए काम करना शुरू करते हैं। लेकिन बदले में वो अपने डायमेंशन को उस यूनिवर्स में मर्ज करा लेता है एंड और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अब नंबर 2 पर है हेला। हेला को गॉड ऑफ डेथ कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ मरे हुए एसगार्डियंस के सोल नहीं रखती, बल्कि जरूरत पड़ने पर ये उन मरे हुए सोल्स को जिंदा भी करती है। हेला एमसीयू के उन फ्यू विलन्स में से है जिसे देखते ही लगता है कि हाँ भाई, ये बंदी हरामी है। हेला बेसिकली ओडिन की फर्स्ट बॉर्न होती है, जिसके साथ ओडिन रैम्स कॉन्कर करने जाया करता था एंड ऑलमोस्ट अपने हर एक वॉर में हेला उस रैम को कॉन्कर करके ही आती थी। हेला इतनी ज्यादा पावरफुल और डेंजरस होती है कि फाइनली ओडिन को उसे हेल में इम्प्रिजन करना पड़ता है, ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन ओडिन के जाने के बाद जब हेला आजाद हो जाती है तो वो सबसे पहले एसगर्ड को रूल करने निकल पड़ती है एंड इसके लिए उसके रास्ते में जो भी आता है वो उन सबको खत्म कर देती है विदाउट एनी मर्सी। और सच कहूं तो विलन्स को ऐसा ही होना चाहिए भाई, विलन हो तो विलन बनने का काम करो, अच्छा ही मत दिखाओ। नंबर 1 पर है डार्कसाइड। डार्कसाइड एक ऐसा बीइंग है जो खुद को एंटायर मल्टीवर्स का रूलर मानता है। ये इतना रूथलेस, डेंजरस और टेरिफाइंग बीइंग है। डार्कसाइड इतना खतरनाक है कि इसने एंटी-लाइफ इक्वेशन को ढूंढने के चक्कर में ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया है। तो बस सोच ही लो कि अगर इक्वेशन उसके हाथ लग जाता है तो वो आगे क्या कर सकता है। अब ऑल्दो स्नाइडर साहब की मूवी में हमें डार्कसाइड के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन उसकी पावर दिखाने के लिए उसका एक ही लुक काफी है। अब इस लिस्ट में जो भी विलन्स है हमने उनको पावर के बेसिस पर रैंक नहीं किया है, कौन कितना इविल है ये देखकर हमने उन्हें रैंक किया है।
अब अगर आपको ये रैंकिंग गलत लगती है तो इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग भी रैंक कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आप हमारी ये 2 वीडियोस देख सकते हो। I can make my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down to New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends, probably 'cause they see me riding in a brand.